हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली पीसीएसजी के करंट अफेयर विद एमसीक्यू प्रोग्राम में। तो 18 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे जुलाई 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हाल ही में बंगंदापुर और हिंगनी वन रेंज में वन्यजीव सफारी पहल के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। यह वर्धा जिले में स्थित भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। विभिन्न बंगाल टाइगर आवासों के बीच स्थित यह पेंच, नागजीरा, नवेगांव और करहंडला और तड़ोबा, अंधारी, मेलघाट और सतपुड़ा रिजर्व का पड़ोसी है। इस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनस्पति हैं और इसमें बोर बांध जल निकासी बेसिन भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए कृषि मंत्रालय, बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी नीति आयोग द्वारा, डी कपड़ा मंत्रालय द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने राज्य और जिला स्तरीय डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक पोर्टल का अनावरण करते हुए कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना यानी ग्रो पहल शुरू की है। ग्रो पूरे भारत में कृषि वानिकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है और 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाना है। यह पहल भूमि उपयोग, बंजर भूमि, ढलान, पानी की निकटता और मिट्टी की जैविक सामग्री जैसे मापदंडों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता के लिए एक विकसित कृषि वानिकी उपयुक्त सूचकांक का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का उद्घाटन बैठक में क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जो 2022 में सीओपी जो बैठक हुई थी COP 15 उसके दौरान प्रस्तावित किए गए थे। GEF के सदस्य सरकारों ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक नवीनीकरण और संबंधित वैश्विक पहल के लिए $1.1 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बैठक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड से 45 परियोजनाओं के लिए $918 मिलियन की मंजूरी दी गई है और अल्प विकसित देशों के फंड और विशेष जलवायु परिवर्तन फंड से 21 जलवायु परिवर्तन अनुकूल परियोजनाओं के लिए $203 मिलियन का समर्थन किया गया है। परिषद ने प्रभावी दाता निधि आवंटन के लिए संसाधन आवंटन नीति और परियोजना चक्र नीति को भी मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सुश्री मायावती और ऑप्शन डी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी या सुचेता मजूमदार उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। ये वर्ष 1946 में संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। वर्ष 1958 से 1960 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रहीं। नोवाखली के दंगों के दौरान
ये महात्मा गांधी के साथ नोवाखली भी गई थी। सुचित्रा कृपलानी किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, भारत के किसी भी राज्य की। और साथ ही सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी जो है काशी। यहाँ पर ऑप्शन बी था पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी काशी वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो वैशाली, ऑप्शन बी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय में कहां पर हुआ? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगति आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सभाकामी या सर्वकामिनी ने की थी। इस संगति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर के कुछ मतभेद सामने आए और इन्हीं मतभेदों को देखते हुए बौद्ध धर्म दो भागों में यानी स्थाविर और महासंघिक दो भागों में बट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई बाहुल देश कौन सा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो मैं आपको कुछ ऑप्शन बना देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन हम ले लेते हैं ग्रीस, ऑप्शन ए बी इटली, जर्मनी, सी हो जाएगा और हंगरी। तो इनमें से आपको बताना है कौन क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रीस। तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को हाल ही में वैध घोषित कर दिया है। अभी ग्रीस की संसद में जो है ये बिल पास किया गया है, जो 176 वोटों से पास हो गया है। तो ये ऐसा करने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई बाहुल देश है, जिसने जो है इस कानून के लागू होते ही समलैंगिक जोड़ों को कानूनी तौर पर बच्चों को गोद लेने की अनुमति भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? ए 15,000, बी 25,000, सी 30,000, डी 35,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 25,000। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये राशि की घोषणा की थी और कहा है कि ये राशि अप्रैल माह से जो है वो मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये योजना क्या है? इसमें लड़की के जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन करने तक 6 किस्तों में जो है पैसे दिए जाते हैं। तो पहले ये 15,000 राशि मिलती थी, अब ये 25,000 मिलेगी। तो ये योजना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे एडीआर के नाम से जाना जाता है। तो एडीआर के अनुसार इस पार्टी को वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक चंदा मिला है। तो ऑप्शन ए आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी सीपीआई। तो सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? वो मिला है भारतीय जनता पार्टी को। एडीआर के मुताबिक बीजेपी को वित्त वर्ष 2022-23 में कितना चंदा मिला है? 719.85 करोड़। और अन्य जो 4 दल हैं कांग्रेस, आप, एनपीईपी और सीपीएम, इनको मिले कुल चंदे से ये 5 गुना है। यानी 4 दलों का चंदा मिला करके उसका 5 गुना जो है वो एक दल को मिला है। बाकी इन 4 दलों को करीब 100 करोड़ या 120 करोड़ के आसपास 4 दलों को मिला है। इसमें कांग्रेस को जो है लगभग 80 करोड़ का चंदा मिला है और बसपा बीएसपी को कोई भी चंदा 20,000 रुपए से अधिक का नहीं मिला है। तो यानी जो रिकॉर्ड जो होता है वो 20,000 रुपए से अधिक के चंदे रिकॉर्ड किए जाते हैं एडीआर के द्वारा, यानी कोई भी रिकॉर्ड हुआ चंदा जो है वो बसपा को नहीं मिला है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून ये किस वर्ष से लागू हुआ? ए 1970, बी 1971 में, सी 1972 में और डी 1973 में। तो भारतीय पेटेंट कानून जो है ये 1972 में लागू हुआ था। कहाँ? 20 अप्रैल 1972 में। क्यों बनाया गया?
कि विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए थे इसको लेकर के, IP बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए एक समझौता जो है WTO के द्वारा लाया गया था दुनिया के देशों के सामने, जिसको हम जानते हैं ट्रिप्स समझौते के नाम से। तो ये ट्रिप्स समझौता 1970 में हुआ था बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए, और इसी के तहत भारत में भी जो है पेटेंट अधिनियम लाया गया 20 अप्रैल 1972 में। अगला प्रश्न देखें, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है या अवस्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। धनबाद जिले में है झरिया कोयला क्षेत्र। कहां पर है? धनबाद जिले में, झारखंड के धनबाद जिले में, जो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और हमारे देश का 90% से ज्यादा कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पाया जाता है। तो आज के हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।